नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं आज एक खास मुलाकात की ओर और जान लेते हैं कि आखिर जो लोग आज के समय में परेशान हैं, यानी कि बड़े हो चाहे बच्चे, सभी परेशान हैं हेयर फॉल से, अपनी फेस की प्रॉब्लम से, कि आखिर कैसे हम क्या करें कि हमारी जो फेस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, हमारे जो हेयर फॉल्स हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। देखिए कई प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या फिर फेस को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट हो, लेकिन लोग डरते भी हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या फिर फेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट ना हो। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, तो दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं खास चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिवा बाथरी और स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और इसी खास मुलाकात के लिए आज हमारे साथ खास डॉक्टर भी मौजूद है जिनसे हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, मैं डॉक्टर खुशबू पंकज पेशवानी जी का स्वागत करना चाहूंगी, जो कि क्रेनियोफेशियल एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और इनके क्लिनिक की जो स्पेशलिटी है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। 14 सालों का इनको अनुभव है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने 3000 से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस ऐसे ट्रीटमेंट किए हैं जो कि लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। और खुशबू जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट करती हैं, और सबसे खास तौर पर अगर बात करूं मैं तो फेस पर आप किस प्रकार का ट्रीटमेंट करती हैं, क्या लोगों को रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, फेस पर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको तो पहले हम, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारी कंसल्टेशन की कैटेगरीज होती है। उस कैटेगरीज में क्या करते हैं कि हम पेशेंट की स्किन के टाइप्स को डिवाइड करते हैं कि पेशेंट की स्किन किस टाइप की है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग उस पेशेंट के जो कंसर्न्स रहते हैं, पेशेंट की जो प्रॉब्लम रहती है, उस कंसर्न्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं जैसे कि सुपरफिशियल ट्रीटमेंट, मीडियम डेप्थ ट्रीटमेंट और डीप डेप्थ ट्रीटमेंट। तो जो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होते हैं उसमें कुछ केमिकल पील्स आते हैं, मेडिकल फेशियल्स आते हैं। मेडिकल फेशियल्स में भी आजकल जैसे आपने बहुत सुना होगा, हाइड्रा फेशियल्स हैं, कार्बन फेशियल्स हैं, ऑक्सीजीनियो फेशियल्स हैं, और भी कई तरह के फेशियल्स होते हैं, प्लस केमिकल पील्स होते हैं। ये इस कैटेगरीज में आते हैं जिसमें कि हमारी स्किन को सुपरफिशियली रिजुविनेट किया जाता है। ओके, अगर हम देखते हैं कि जो मीडियम डेप्थ की ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ इंजेक्टेबल्स आते हैं जो कि स्किन को एंटी एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, प्लस उसको मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे ही कुछ डीप डेप्थ के ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कुछ खास तरह की पील्स होती हैं, और थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट होता है जो कि स्किन को लिफ्ट करने के काम आता है। बिल्कुल। खुशबू जी, देखिए आपने यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट का नाम लिया है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा फेशियल का आपने कहा है और सुपर फेशियल का आपने कहा, तो आप कैसे स्किन को कैसे पता कर पाते हैं कि किस स्किन पर कैसा फेशियल जाएगा या फिर कैसा ट्रीटमेंट आप दे पाएंगे? देखिए, हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम स्किन को रिजुविनेट करने का काम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करने का काम करते हैं। हाइड्रा फेशियल जो होता है बेसिकली एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसमें कुछ प्रोब्स होती हैं, कुछ वॉन्ड्स होती हैं, जिसमें पहले हमारा जो मेडिकल जो ग्रेड का एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम स्किन लाइटनिंग का सेशन लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोब्स यूज करते हैं जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन यूज करते हैं, जिससे आपका कोलेजन बूस्ट होता है, स्किन यंगर लुक करती है, प्लस स्किन का जो पोर्स होते हैं और जो डर्ट होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है, स्किन एक रिजुविनेशन की तरफ भागने लगती है। प्लस हम उसमें कुछ जेल का प्रयोग भी करते हैं जो कि एक अल्ट्रासोनिक जेल होते हैं जो कि केमिकल फ्री होते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पूरा केमिकल फ्री ट्रीटमेंट होता है जो कि सिर्फ जेल से कराया जाता है, और इसमें स्किन जो रहती है वो हाइड्रेट होती है। बिल्कुल। अच्छा खुशबू जी, देखिए जिस तरीके से फेशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए शादी का वक्त अब शुरू होने वाला है। शादी के समय में लोग ये होते हैं कि हम फेशियल कराने जा रहे हैं, बट कई लोग ये होते हैं कि उनकी स्किन पर फेशियल नहीं सूट करता है, तो उनके सवाल होते हैं कि हम फेशियल कैसा कराएं कि जिससे हमारे फेस पर पिंपल्स ना हो, या फिर जिस तरीके से किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि फेशियल नहीं ही ले पाती है। तो जैसे फेशियल के भी दो टाइप, जैसे पार्लर फेशियल हो गया, मेडिकल फेशियल हो गया, तो आप कैसे उन्हें रिकमेंड करेंगे, उन्हें किस तरीके से ये बताएंगे कि पार्लर फेशियल भी करा सकते हैं या फिर मेडिकल फेशियल भी करा सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि जो शादी का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेशेंट होते हैं या जो लोग होते हैं या जो दुल्हन होती है या जो दूल्हे होते हैं वो सोचते हैं कि हम फेशियल करा लें, तो वो क्या करते हैं, पार्लर की तरफ भागते हैं, और पार्लर में वो उनको पता नहीं होता है कि हमारी स्किन किस तरह की है, कि हमारी स्किन पर किस तरह का फेशियल सूट करता है। प्लस जो पार्लर के फेशियल होते हैं उसमें स्क्रबिंग और ब्लीचिंग नाम के एजेंट्स यूज किए जाते हैं। जो ब्लीचिंग होती है वो सबसे हानिकारक बोल सकते हैं स्किन के लिए होता है, जो स्किन को एजिंग की तरफ लेके जा रहा है।
तो जो हमारे मेडिकल फेशियल्स होते हैं, मैं तारीफ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मेडिकल फेशियल में क्या होता है, इस तरह के कोई एजेंट यूज़ नहीं करते हैं जिससे स्किन ब्लीचिंग हो, जिससे स्किन की ब्लीचिंग हो प्लस स्किन डैमेज हो। इसके बाद जो भी हम मेडिकल फेशियल करते हैं और जो डिसाइडेशन होता है प्लस जो स्किन है, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पर हम प्रेफरेबली कार्बन फेशियल को रिकमेंड करते हैं। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उसमें हम कार्बन फेशियल को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कार्बन फेशियल के बाद जो स्किन होती है, जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाती है। पेशेंट के जो कंसर्न्स हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली दिख रही है, हमारा मेकअप नहीं टिक रहा है ओपन पोर्स के कारण, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो कार्बन फेशियल करा सकते हैं। प्लस हमारे जो एडवांस फेशियल हैं उसमें हम कार्बन फेशियल को एडवांस फॉर्म में लेके हाइड्रा फेशियल के साथ भी कंबाइन कर देते हैं, जिससे कार्बन फेशियल के साथ उनको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे ड्राई स्किन पर हम हाइड्रा फेशियल लेके जाते हैं, एक्ने प्रोन स्किन है तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद किसी फेशियल को रिकमेंड करते हैं। नहीं तो क्या होता है अननेसेसरी वहां पर ब्रेकआउट्स और पर्जिंग आउट होती है, जिससे उनका जो शादी का इवेंट है वो खराब हो जाता है, फिर उनको मेकअप से उसको छुपाना पड़ता है। बिल्कुल। खुशबू जी देखिए, इंजेक्टेबल्स की भी अगर बात करें, जैसे आपने बताया था कि फेस पर इंजेक्टेबल्स जो होती है उसका क्या रोल होता है, कैसे किया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब इंजेक्टेबल्स की बात आती है तो लोगों के मन में डर भी होता है कहीं इससे कोई साइड इफेक्ट या फिर लोगों के फेस पर उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो सही होता है और किस तरीके के स्किन पर आप उसे रिकमेंड करते हैं। देखिए क्या है, जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल वे में भी सोचें कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं और हम इस लाइट के सामने बैठे हैं तो हमारे पास क्या यूवी रेडिएशन है एंड वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर स्किन, वी आर डूइंग मेकअप, तो हम मेकअप कर रहे हैं, हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारी स्किन क्या हो रही है, हमारी स्किन का जो कोलेजन है वो लूज होता जा रहा है। प्लस मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, फेयरनेस की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं या रैंडम जो भी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं वो हम लगा लेते हैं, तो उन क्रीम्स का क्या होता है वो स्किन को एक्सफोलिएट करती जा रही है, मतलब कि स्किन को घिसती जा रही है एक तरह से देखा जाए तो। और हम क्या कर रहे हैं, हम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, एक अच्छा सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं जो कि मेडिकल ग्रेड का है, जिससे स्किन को प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, इस प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण हमारी स्किन क्या हो रही है, डैमेज होती जा रही है। तो ऐसी स्किन जो कि बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, जिसका कोलेजन बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है, सैगिंग होती जा रही है, तो ऐसे स्किन को इंजेक्टेबल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस इंजेक्टेबल्स में ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करके वहाँ पर कोलेजन बूस्ट कर रहा है। और इसी इंजेक्टेबल्स में कुछ खास ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। बोटॉक्स 6 महीने तक टिकता है, फिलर 12 महीने तक टिकता है और थ्रेड लिफ्ट क्या करता है, नेचुरल कोलेजन बूस्ट करता है जिससे स्किन लिफ्ट होती है। बिल्कुल, आपने भी बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड लिफ्ट्स की बात की है, ये किस टाइप के स्किन पर, किस टाइप के स्किन के लोगों पर आप करते हैं, मतलब कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ इनके स्किन पर हम ये कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोटॉक्स की बात करते हैं तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि उनके माथे पे बहुत रिंकल्स हैं, उनकी आंखों के पास में बहुत रिंकल्स हैं, उनका जो माउथ है वो ड्रूप हो चुका है, एक लिप्स लटक गए हैं और यहाँ की जो जॉ लाइन है, यहाँ की स्किन लटक रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, बोटॉक्स किया जाता है। बोटॉक्स क्या करता है, जो हमारी मसल्स है उसको टाइटन करने का काम करता है, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो रिंकल्स हैं वो बोटॉक्स से रिलैक्स हो जाते हैं। अगर फिलर की बात करेंगे तो फिलर जो बहुत ज़्यादा पतली स्किन है उनको और ज़्यादा लिफ्ट करना है तो वहाँ पर फिलर करा सकते हैं। एक बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि काफ़ी लोग सेलिब्रिटीज जो है लिप फिलर्स करा रहे हैं। तो अगर लिप फिलर्स का देखें तो लिप फिलर का जो रोल है वो सिर्फ पाउटीनेस नहीं होता, डकीनेस नहीं होता है। लिप फिलर्स को आप लिप के हाइड्रेशन में भी आप कर सकते हैं। जैसे लिप्स में बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, बहुत ड्राई लिप्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप लिप फिलर्स करा सकते हैं। लिप फिलर्स यूजुअली सिर्फ बल्कि दिखाने के लिए नहीं होता है। और अगर थ्रेड लिफ्ट को देखेंगे तो थ्रेड लिफ्ट ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और उनको अपनी स्किन को लिफ्ट कराना है। और ऐसे लोग जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं वो या तो बोटॉक्स सिलेक्ट करेंगे या फिलर सिलेक्ट करेंगे या थ्रेड लिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। बिल्कुल, तो ये सभी के लिए सक्सेसफुल होता है या फिर इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर हमने ये कराया तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट, जिससे इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी साइड इफेक्ट जिसका डर उन्हें होता है। देखिए क्या है, ये जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता है ये क्वालिटी बेस्ड प्लस प्रोफेशन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी डॉक्टर या सर्जन को इसका नॉलेज नहीं है कि किस मसल में मुझे बोटॉक्स लगाना है, सपोज वो फोरहेड पर फोरहेड की मसल्स पर इंजेक्टेबल लगा रहा है, बोटॉक्स लगा रहा है और उसने गलत मसल पे बोटॉक्स लगा दिया तो उसकी आई लिफ्ट होने की बजाय वो ड्रूप हो जाएगी।
ठीक है, अगर वो यहाँ पर लगा रहा है तो रिंकल्स जाने के बजाय उसकी स्माइल ही खराब हो जाएगी। तो ये मसल बेस्ड काम होता है जो कि आपको स्पेशलिस्ट ही करवाना चाहिए, जिसको नॉलेज हो उस इंजेक्टेबल्स का। तो ऑल दो यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ हल्की फुल्की इंजेक्शन की ब्रूजिंग होती है जो कि 3-4 दिन में चली जाती है। बिल्कुल। देखिए, इंजेक्टेबल्स से जो लोग डरते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि जो लोग इंजेक्टेबल से डर रहे हैं उनके पास हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, क्या है कि इंजेक्टेबल से अगर आप डर रहे हो तो देयर इज मशीन और देयर इज ए ट्रीटमेंट कॉल्ड हाइफू, जिसे हाइफू बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस लाइट होती है, जिसमें क्या करते हैं हम स्किन पर जेल लगा के बस वो लेजर की तरह हमें ट्रीट करना होता है। उससे क्या होता है, अंदर की जो डर्मिस और उसकी अंदर की जो लेयर्स होती है वो टाइटन होती जाती है, प्लस सुपरफिशियल स्किन भी टाइटनिंग होती जाती है। ये जो सेशन है ये आप हर मंथ भी ले सकते हो और हर 3 मंथ्स भी ले सकते हो। अगर किसी की बहुत ज्यादा सैगिंग स्किन है तो उसको उसकी सिटिंग्स 2-3 लेनी पड़ सकती हैं, अगर कम सैगिंग है तो उसकी 1-2 सिटिंग ही काफी होती हैं। बिल्कुल। खुशबू जी, देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जैसे कई लोग बार बार मेकअप यूज करते हैं अपने फेस पर, बट ऐसा होता है कि सभी लोग अपने फेस पर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, या फिर नहीं ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे फेस पर कोई ट्रीटमेंट लें जिससे कोई भी जो भी फेस पर जो हम मेकअप यूज करते हैं उसका इन्फेक्शन हो रहा है वो हट जाए। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, हम आज की डेट में आप ये देखेंगे कि फीमेल्स को मेकअप बहुत पसंद है। बिल्कुल। दे आर डूइंग मेकअप्स और वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जो मेकअप लगा रहे हो वो अल्टीमेटली आपकी स्किन को एक तरह से डैमेज कर रहा है। प्लस काफी लोग आप देखेंगे कि हम रात में अगर देर से पहुंचे तो मेकअप भी नहीं निकाल रहे हैं, उसी के साथ सो गए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हमें पिंपल हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं स्किन पर, स्किन में झुर्रियां, इसी के कारण हमारी स्किन पर झुर्रियां भी हो रही हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं करा सकते हैं तो अपने रूटीन में एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो ऑयल कंट्रोल हो, क्योंकि आप मेकअप यूज कर रहे हैं तो ऑयल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन का बहुत अच्छा रोल है, तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। और अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट हानिकारक है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये सारे ट्रीटमेंट सुपरफिशियल होते हैं, जैसे कि मेडिकल फेशियल, ये आपको मेंटेन रखने का ही कार्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने फेस को जो फेस में जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये आपने बताइए। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे कि खुशबू जी, देखिए, जिस तरीके से आज के समय में हेयर फॉल्स की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के लिए इतनी परेशानी हो चुकी है कि लोग अब ये सोचते हैं कि भाई हेयर फॉल हम कैसे कंट्रोल करें। तो क्या मतलब ये क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि आखिर इतना ज्यादा हेयर फॉल क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या उपाय है, क्या ट्रीटमेंट आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो देखेंगे कि आजकल हम जो देख रहे हैं हेयर फॉल, जो बाल्डनेस है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा जेनेटिक होता है कि हम जिस जगह पैदा हुए हैं, हम जिनसे पैदा हुए हैं, वहां से हम जो जीन्स लेके आ रहे हैं उसके कारण। दूसरा, जो हमारी जीवन शैली है वो किस तरह की, हम किस तरह का खान पान यूज कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है। आजकल हम दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, रात में सोते टाइम भी मोबाइल चला रहे हैं, तो वो क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का काम करता है। हार्मोन इम्बैलेंस मींस हेयर फॉल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। प्लस अगर हम मेल्स की बात करें, मतलब अगर हम पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो क्या होता है, उनकी जीवन शैली का प्रभाव उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर पड़ता है, जो कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने के कारण वहां पर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। और जो पुरुषों का अगर आप हेयर फॉल देखेंगे तो उनका हेयर फॉल कैसा होता है, जो आगे की हेयर लाइन होती है वो धीरे धीरे पीछे होती जाएगी। ये बहुत कॉमन होता है अगर उनमें DHT एक्टिवेटेड है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हेयर फॉल के लिए हम कंसर्न जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। दूसरा, अगर हेयर लाइन चली गई है तो वो वापस नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट ही वहां पर एकमात्र उपाय बचता है अगर उनकी हेयर लाइन चली गई है। और अगर हम लेडीज की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं का जो हेयर लॉस पैटर्न होता है वो पुरुषों की तरह नहीं होता है। आप अगर देखेंगे किसी फीमेल को, उनकी मांग चौड़ी होती जा रही है, ठीक है, उनके बाल पतले होते जा रहे हैं, नीचे से कम ऊपर से ज्यादा, इस तरह का उनका हेयर फॉल होता है। और बीच में से गंजापन उनका स्टार्ट होने लगता है, हेयर थिनिंग होने लगती है। तो ये क्या होता है, ये महिलाओं का हेयर लॉस पैटर्न होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी उनके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस उनकी दिनचर्या रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी क्योर हो सकता है, ठीक है। प्लस इसके साथ हम क्या करते हैं, एक जो ट्रीटमेंट होता है वो एक होता है मोनोथेरेपी और एक होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। मोनोथेरेपी में अगर पेशेंट बोलता है मैडम हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है,
हमें आप बस मेडिसिन लिख के दे दीजिए। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक मोनोथेरेपी, मतलब एक सिंगल थेरेपी ले ली, उसने एक थेरेपी ले ली, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है कि हमने उसमें इंजेक्टेबल, जो हमने अभी फेस के बारे में इंजेक्टेबल सुना, उस वैसे ही इंजेक्टेबल हमारे हेयर्स में होता है, जो कि हमारे नेचुरल ब्लड से बना होता है, जिसमें हमारी जो ब्लड की ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रहते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं। अब इन इंजेक्टेबल्स में भी काफी वेरिएंट्स हैं, काफी एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि पीआरपी होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट्स होते हैं, एक्सोसोम थेरेपीज होती हैं, तो और भी काफी मेसोसोम थेरेपीज होती हैं। तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में वहां पर हेयर लॉस कंट्रोल करता है। तो अगर जब हम इंजेक्टेबल्स को और मेडिसिन ट्रीटमेंट को कंबाइन करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी कहलाती है, ठीक है। तो जो मेडिसिन होगा वो आपका हेयर लॉस कंट्रोल करेगा, लेकिन जो इंजेक्टेबल्स होगा वो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब ग्रोथ को और बढ़ाता है। तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इसके अलावा और भी हेयर लॉस पैटर्न्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के जो बाल रहते हैं बीच में से गोला बन जाएगा, एक फोकल लॉस होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट्स को हमारे पास विजिट करना होता है, हम उनका कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके बाद ही कोई स्किन या हेयर ट्रीटमेंट हम उनको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, इसके आगे भी हम कंटिन्यू बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में, जैसे आईब्रो माइक्रो ब्लीडिंग, माइक्रो पिगमेंटेशन का क्या असर होता है, जैसे अगर उसकी बात भी की जाए तो? देखिए, आईब्रो माइक्रो पिगमेंटेशन और माइक्रो ब्लीडिंग, एक अगर माइक्रो ब्लीडिंग को देखते हैं तो माइक्रो ब्लीडिंग जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ, माइक्रो मतलब छोटा, ब्लीडिंग मतलब ब्लेड से, मतलब ब्लेड से, छोटी सी ब्लेड से किया जाने वाला माइक्रो टाइनी जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हेयर लाइक स्ट्रोक्स देते हैं, जिसमें मेडिकल ग्रेड के पिगमेंट हम यूज करते हैं। और अगर आप ऐसी आईब्रोज को देखेंगे तो वो आईब्रोज कैसी दिखेगी, आपको नेचुरल दिखेगी, जिसमें हेयर्स के हम लोग स्ट्रोक लगाते हैं, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये माइक्रो ब्लेडिंग कराया हुआ है या अननेचुरल माइक्रो ब्लेडिंग है। और माइक्रो पिगमेंटेशन में हम एक मशीन का यूज करते हैं, जिसमें हमें शेडिंग करना होता है कि किसी को डेंसर चाहिए, किसी को गाढ़ी जो आईब्रोज हैं वो चाहिए, तो उसमें हम माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं। अब यही माइक्रो पिगमेंटेशन क्या लिप्स पे भी लोग कराते हैं, जैसे लिप ब्लश बोला जाता है, बोलते हैं कि हमें लिपस्टिक नहीं लगाना, हमें लिप ब्लशिंग कराना है, ताकि हमें लिपस्टिक नहीं लगाना पड़े रेगुलर में, क्योंकि लिपस्टिक में क्या होते हैं, हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, लेड होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो उनका कंसर्न ये होता है कि हम लिप ब्लशिंग करा रहे हैं। तो लिप ब्लशिंग में क्या होता है, उसी के कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं, मेडिकल ग्रेड के पिगमेंट्स होते हैं, वो हम लिप्स में इन्फ्यूज कराते हैं, और उसके कुछ सेशंस होते हैं और पेशेंट को लिप ब्लशिंग हो जाता है। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? देखिए, साइड इफेक्ट उस कंडीशन में होगा कि अगर आपने किसी पेशेंट या किसी व्यक्ति का ब्लेड किसी और में यूज कर लिया। इट इज मोस्ट डेंजरस थिंग कि अगर आप किसी सलून या ऐसी जगह से करा रहे हैं जो कि डॉक्टर नहीं है या जिसको नॉलेज नहीं है, तो वहां पर आपको कॉन्टामिनेशन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस हैं अगर उसने ब्लेड को रिपीट कर लिया या उसकी जो निडल होती है उसको रिपीट कर लिया तो। बिल्कुल मैम, देखिए हेयर फॉल्स की हम बात कर रहे थे, जैसे अब इसी के बाद तो हेयर फॉल्स के बाद जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि आपका बहुत ही जो आप करते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें मतलब देखें तो आप लोगों को रिकमेंड भी करते हैं, तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किस कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है? देखिए, हमने सुना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो पुरुषों में जो हेयर फॉल होता है वो उनकी जो हेयर लाइन होती है वो पीछे की तरफ जाती जाती है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हेयर लाइन ही पीछे चली गई है, वहाँ पर आप कोई भी पीआरपी करा लेंगे, कोई भी जीएफसी करा लेंगे, कोई भी मेसोथेरेपी करा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, चाहे आपको कोई दावा कर दे मैं ये क्रीम लगा दूंगा या ये सीरम लगाने से आपके बाल वापस आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वहां पर सिर्फ आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। जहां पर एरिया प्लेन हो गया, बाल्ड हो गया, वहां पर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र ऑप्शन होता है। प्लस हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट की दो टेक्निक होती हैं। एक एफयूई टेक्निक, जिसमें हमें एक एक ग्राफ्ट निकाल के पुट करना होता है डोनर एरिया से। दूसरा एफयूटी टेक्निक, जिसमें हमें पीछे से एक पूरा पट्टा काटना होता है हेयर्स का, और आगे हमें उसको टाके लगा के सिक्योर करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो टेक्निक यूज होती है वो एफयूई टेक्निक होती है, जो कि साइड इफेक्ट इसमें इतने ज्यादा नहीं होते हैं, प्लस पेशेंट को भी इतना ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, ना हमें वहां पर कट लगाना है, ना हमें वहां पर टाका लगाना है। इवन अगर जो लोग डर रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो आपका हेयर फॉलिकल होता है वो 2 या 3 मिलीमीटर की स्किन के अंदर होता है। हमें सिर्फ उतना ही काम करना होता है, हमें निकालना है एक एक ग्राफ्ट और हमें डालना है। हमें वहां पर ना कोई कट लगाना है, ना अंदर नसों में जाना है, ना टाके लगाने, तो डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा डर यहाँ पर और साइड इफेक्ट यहाँ पर क्या और हो जाता है कि हम पहले आपको ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, अगर आपके ब्लड टेस्ट सही हैं तो हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं।
जिस दिन आप हमारे पास आते हैं उस दिन हम आपको एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसका टेस्ट नहीं किया है तो पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हम हर पेशेंट, चाहे वो किसी भी टाइप का पेशेंट हो, हम पहले उसका एनेस्थीसिया टेस्ट करते हैं कि उसको कहीं उसका साइड इफेक्ट या उसकी एलर्जी तो नहीं है, उसके बाद ही हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए आपने यहाँ पर बताया कि जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो जैसे ब्लीडिंग होती है या फिर पीछे से जो आप हेयर्स आगे उनको आप लगाते हैं, तो इसमें देखिए कई लोगों के उनमें होता है कि कितना पेनफुल ये होगा, और अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये कितने समय तक के लिए यहाँ पर रहे, ताकि हमें ट्रांसप्लांट के बाद भी ये ना हो कि भाई हमने ट्रांसप्लांट कराया पर वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। कैसे ये सक्सेसफुल होगा? देखिए, पहले तो दर्द की बात करते हैं। दर्द किस बात पर डिपेंड करता है? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पहले ही हम उनको एडवाइस करते हैं, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप चेन स्मोकर हैं, मतलब आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या आप अल्कोहल डेली कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपको वहां पर वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं। प्लस ऐसे लोगों को ही जो कि चेन स्मोकर और अल्कोहल एडिक्टेड रहते हैं उन्हीं को ज्यादा पेन होता है मोस्ट कॉमनली। प्लस जो हमारे पास एनेस्थीसिया यूज होता है वो एक सेफ डोज में हम लोग वहां पर एडमिनिस्टर करते हैं। प्लस अनटिल एंड अनलेस हमारे पास इतने अभी तक के रिकॉर्ड में कुछ ही एक आध केसेस होंगे इतने सालों में, 14 इयर्स के रिकॉर्ड में, कि कुछ ही पेशेंट्स को दर्द हुआ होगा। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई भी पेन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशन थिएटर का एनवायरमेंट होता है वो बहुत सूदिंग होता है। पेशेंट टीवी देख सकते हैं, पेशेंट अपना मोबाइल चला सकते हैं, बीच में वो उठ के वॉशरूम भी जा सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं, अपना थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, लंच ब्रेक भी ले सकते हैं। तो एक बहुत सूदिंग प्रोसेस होती है। प्लस उसकी बॉडी की मॉनिटरिंग होती रहती है ऑपरेशन थिएटर में, जिससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको तुरंत रेक्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि वो मॉनिटर होता है। प्लस अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जैसा कि आपने पूछा कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, ये लंबे समय तक टिकता है कि नहीं टिकता है। देखिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं, तो हमारे पास उसको मेंटेनेंस फेज के लिए भी आना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 5 से 6 महीने तक उसको हमारे पास कंटिन्यूएशन में आना पड़ता है एवरी मंथ, ताकि वो हमारे फॉलोअप में रहे। प्लस अगर वो कुछ चीज़ें गलत ले रहा है या कुछ चीज़ें गलत कर रहा है तो हम उसको ठीक करते रहें। दूसरा, यहाँ पर ही चीज़ें स्टॉप नहीं हो रही है। अगर वो यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करा के चला गया है और उसके बाद उसको हेयर फॉल फेस हो रहा है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको वहां पर जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर के पास विजिट करने की, उसको मेंटेन करने की वहां पर। बिल्कुल खुशबू जी, देखिए यहाँ पर दर्शकों के लिए छोटा सा आप बता दीजिए सजेशन, क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सजेशन ये रहेगा कि जो हमारी स्किन रहती है, हमारा जो फेस रहता है और जो हमारे हेयर्स रहते हैं, एक बहुत क्रूशियल और एस्थेटिक ऑर्गन बोल सकते हैं, या एक एस्थेटिक चीज़ है। तो इसकी जो केयर होती है, इसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जब भी कोई ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, जो कि जिसकी डिग्री इनके पास हो, उन्हीं के पास आप इनके पास जाइए। समटाइम्स हम देखते हैं कि आप पार्लर में कुछ ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं और वहाँ पर आपको कुछ क्रीम्स मिल जाती हैं, तो वो क्रीम्स बिना लेवल की क्रीम्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, जिससे आपकी स्किन टाइम बाय टाइम डैमेज होती जा रही है। तो ऐसी जो क्रीम्स रहती हैं उसको अवॉइड करें। बिल्कुल खुशबू जी, देखिए आपने जो जानकारी दी है खुशबू जी, बिल्कुल दर्शकों के लिए वो यहाँ पर मतलब उनके जो फेस प्रॉब्लम हो या फिर हेयर फॉल्स से लेकर, बिल्कुल ये जानकारी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। हमारे साथ बनने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, इस खास मुलाकात, इस खास कार्यक्रम, इस खास चर्चा में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी हेयर फॉल को रोक सकते हैं, कैसे आप अपनी फेस स्किन को रोक सकते हैं, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर खास डॉक्टर खुशबू पंकज पेशवानी जी हमारे साथ बनी हुई थी। उन्होंने खास चर्चा की और आपको बताया कि कैसे आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, अपने फेस की परेशानियों को रोक सकते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन और भी खास जानकारी के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।